तो गाइस वीडियो काफी दिनों बाद आ रही है और इसका रीजन मैं आपको जल्द से जल्द बता देता हूँ कि आजकल यार यूरोप में हॉलिडे सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर जॉब वगैरह के चक्कर में थोड़ी फार देर हो रही थी, इसलिए वीडियोस नहीं आई। लेकिन फाइनली आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए AEW के डायनामाइट शो की, जो कि फुल गियर पे प्रीव्यू के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और गाइस ये शो देखकर लग रहा है कि AEW अब फुल ऑन टूर्नामेंट मोड के अंदर जा रही है और एक कैसे, ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं लास्ट डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि शो पर क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले डायनामाइट शो की शुरुआत फुल गियर पे प्रीव्यू के रिकैप से हुई, जहां पर मैं फाइनली डार्बी एलन का एक फुल सेगमेंट देखने को मिला। और यहां पर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि अगर जॉन मॉक्सली AEW को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो इससे पहले जॉन मॉक्सली को डार्बी एलन को मारना पड़ेगा, क्योंकि डार्बी एलन के रहते ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जो बातें डार्बी एलन ने सेगमेंट के अंदर कही थी, जो कि एक पावरफुल सेगमेंट रहा, लेकिन इसके बाद डायनामाइट शो की ऑफिशियल तरीके से शुरुआत हुई और हमें शो पर शुरुआत में ही द हर्ट सिंडिकेट आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के ब्लू लीग के अंदर शेल्टन बेंजामिन अपना फर्स्ट मैच रिसर्व करने वाले थे। पर यहीं पर आकर बात करते हुए MVP ने कहा कि MVP सबको बताना चाहते हैं कि हर्ट सिंडिकेट AEW को डोमिनेट करने के लिए आया है। और फिर एक बार जिसे किसी अब तक ये बात समझ नहीं आई कि अगर हर्ट सिंडिकेट आपको कार्ड देता है तो हर्ट सिंडिकेट आपको वैल्यू करता है, लेकिन अगर आप हर्ट सिंडिकेट को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपके साथ क्या होगा, ये कहते हुए यहाँ पर MVP ने स्वर्व का फुटेज चलाया और कहा कि फिर एक बार जिसे किसी MVP ने अपना हर्ट सिंडिकेट का कार्ड दिया है वो एक बार सोच ले। ये कहकर यहाँ पर MVP और बॉबी लैशली तो बैकस्टेज चले गए, पर शेल्टन बेंजामिन का आगे शो पर ओपनिंग मैच हो रहा था, जो कि मार्क ब्रिस्को के खिलाफ होना था। और यहाँ पर मार्क ब्रिस्को के एंट्रेंस के दौरान हमें बॉबी लैशली और मार्क ब्रिस्को के बीच में एक फेस ऑफ देखने को मिला, जिसका मतलब क्या है और क्या है आगे चलते हुए किसी चीज के अंदर लीड कर सकता है, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन इसके बाद गोल्ड लीग का ये मैच शुरू हुआ, जिस मैच के रूल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे हम देख पा रहे थे कि शेल्टन बेंजामिन यहाँ पर मार्क ब्रिस्को पर काफी तगड़ा अटैक करना चाहते थे, पर मार्क ब्रिस्को भी अपने हाई फ्लाइंग ऑफेंस के जरिए इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने शेल्टन बेंजामिन पर अच्छे खासे मूव्स लगाकर उन्हें भी सरप्राइज कर दिया, जो देखकर एक टाइम के लिए शेल्टन बेंजामिन ने अपने भी हाई फ्लाइंग मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो भी इस मैच के अंदर इक्वली बन पाए। और यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन ने मार्क ब्रिस्को पर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगाकर आखिरकार उन पर अपना फिनिशर कॉलबन सुपरलेक्स लगा दिया और उन्हें पिन कर शेल्टन बेंजामिन ने यह मैच जीत लिया है, जो कि मेरे लिए सरप्राइज था। पर इस साल के टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच अब शेल्टन बेंजामिन ने जीत लिया है और उनके जेब के अंदर 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो आगे क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद में शो पर टोनी शिवानी मर्सिडीज मोने को बुलाते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि सब लोग कह रहे हैं कि फुल गियर पे प्रीव्यू पर मर्सिडीज मोने ने क्रिस स्टैटलैंडर के खिलाफ जो मैच दिया है वो प्रोबेबली मैच ऑफ द ईयर है, लेकिन यहाँ पर उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस चीज से फर्क पड़ता है कि वो ग्रेटेस्ट TBS विमेन चैंपियन ऑफ ऑल टाइम है और उन्होंने मर्सिडीज मोने को हराया है। ऐसी चीज की है जो चीज कुछ लोग नहीं कर पाते। और एक कहते हुए वो यहाँ पर कमेल की तरफ देखकर उन्हें कुछ कहने ही वाली थी, मानो कि उन्हें फायर करने ही वाली थी, कि कमेल ने यहाँ पर मर्सिडीज मोने के हाथ से माइक छीन लिया और उन्हें बात करते हुए कहा कि वो उन्हें फायर नहीं कर सकती, क्योंकि कमेल खुद यहाँ पर क्विट कर जाती है। और एक कहकर कमेल ने मर्सिडीज मोने को छोड़ दिया, जो देखकर मर्सिडीज मोने तो काफी सरप्राइज थी। और गाइस ऑब्वियसली ऐसा होता भी, लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि कमेल ने मर्सिडीज मोने को छोड़ दिया है तो आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर जेरिको अपना टाइटल टोमोहिरो इशी के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइस फिर एक बार यहाँ पर जेरिको और इशी के बीच में ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग कॉन्टेस्ट रहा है, जहां पर जेरिको और इशी पहले तो काफी मिनट तक इस मैच के अंदर सिर्फ चॉप्स लगा रहे थे, जिसके बाद इस मैच के अंदर अच्छी खासी रेसलिंग हुई। लेकिन इसके बाद आगे चलते हुए दोनों एक दूसरे पर काफी खतरनाक स्लैप्स कर रहे थे, जिससे कि दोनों के मुंह से खून भी निकल रहा था। जो कितना हार्ड हिटिंग होगा ये आप देखकर ही समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे में ही इस मैच के अंदर में अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले और जेरिको काफी जल्दी ये मैच खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए जेरिको ने कई बार जूडस इफेक्ट का ट्राई भी किया, पर वो काफी बार मिस कर रहे थे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ईशी के फिनिशर के बीच में ही जेरिको ने जूडस इफेक्ट लगाकर उन्हें पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए एज रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियन जेरिको क्या क्या कमाल करते हैं। पर इसके बाद में रेने पैकेट बैकस्टेज में स्वर्व स्विट्जरलैंड का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर रेने पैकेट स्वर्व के मैच के बारे में बात कर रही थी कि कैसे वो बॉबी लैशली के खिलाफ गए लेकिन वो हार गए। और स्वर्व भी कह रहे थे कि स्वर्व ने बॉबी लैशली को अंडर एस्टिमेट किया और स्वर्व को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
और स्वर यहाँ पर कुछ कह ही रहे थे। कितने में बैकग्राउंड से मैक्स कैस्टर जाते हुए स्वर पर हंस रहे थे, जो देखकर स्वर ने मैक्स कैस्टर से पूछा कि यहाँ पर फनी क्या हुआ। तो यहाँ पर बात करते हुए मैक्स कैस्टर ने कहा कि फनी बात यह है कि स्वर फुल गियर पे पर कोई मैच नहीं जीत पाएंगे और उस बिल्डिंग के अंदर कोई मैच नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि मैक्स कैस्टर ने भी स्वर को उसी बिल्डिंग के अंदर हराया है। और अब देखने में लगता है कि स्वर, जिन्हें यहाँ पर हाउस ऑफ फायर कहा जाता था, उनकी फायर बुझ चुकी है जैसे कि उनके घर की बुझ चुकी थी। और इस सुनते ही स्वर इतना गुस्सा हो गए कि स्वर ने मैक्स कैस्टर को दीवार से खिसकाकर उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर उन पर चीप शॉट्स लगाकर स्वर में हाथ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या हमें स्वर और बॉबी लैशली की स्टोरी के बीच में यहाँ पर स्वर और मैक्स के बीच में कोई एक साइड स्टोरी देखने को मिलती है या नहीं, क्योंकि मैक्स कैस्टर को भी हर्ट सिंडिकेट का कार्ड मिला है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। लेकिन इसके बाद हमें शो पर टोनी शिवानी आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज को बुला लिया। और यहाँ पर टोनी शिवानी हैंगमैन पेज से पूछ रहे थे कि हैंगमैन पेज फुल गियर पे पर कर क्या रहे थे, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर क्यों आए। और यहाँ पर जवाब देते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज वहां पर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें क्रिश्चियन केज ने एक डील ऑफर की थी कि अगर क्रिश्चियन केज वर्ल्ड चैंपियन बने तो पहली बार वो उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप हैंगमैन पेज के खिलाफ डिफेंड करेंगे। पर क्रिश्चियन केज इतने डरपोक है कि वो खुद ही वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए। लेकिन अब हैंगमैन पेज इन सभी मैटर्स को अपने हाथ के अंदर लेने वाले हैं और जब तक वो खुद वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनते तब तक वो नहीं रुकने वाले। जो बातें हैंगमैन पेज कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर जे व्हाइट आ गए और हैंगमैन पेज को याद दिलाते हुए यहाँ पर जे व्हाइट ने कहा कि क्या हैंगमैन पेज को लगता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सही कंटेंडर है, क्योंकि देखा जाए तो लास्ट 2 टाइम्स में हैंगमैन पेज जे व्हाइट को भी हरा नहीं पाए। और देखने में ऐसा लगता है कि अगर किसी को वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए तो वो जे व्हाइट है। जो बातें यहाँ पर जे व्हाइट कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर पाक ने आकर पीछे से जे व्हाइट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और रिंग के अंदर व्हीलर यूथा ने आकर हैंगमैन पेज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर किस तरीके से यहाँ पर जे व्हाइट भी रिंग के अंदर आकर बीसीसी के खिलाफ फाइट बैक कर रहे थे, लेकिन इतने में ही हैंगमैन ने जे व्हाइट पर अटैक कर दिया और यहाँ पर हैंगमैन पेज अकेले स्टैंड टॉल कर रहे थे, लेकिन मरना शेफर्ड ने यहाँ पर आकर ब्रीफकेस से हैंगमैन पेज पर भी अटैक कर दिया और वो यहाँ पर जे व्हाइट पर भी अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन जे व्हाइट ने उन्हें ब्लेड रनर के लिए पकड़ लिया और इतने में यहाँ पर मॉक्सली ने आकर जे व्हाइट को चोकआउट करना स्टार्ट कर दिया और एज ए रिजल्ट यहाँ पर बीसीसी जे व्हाइट पर भारी पड़ पाया और यहाँ पर बीसीसी ने जे व्हाइट पर काफी तगड़ा अटैक कर उनको आखिरकार रिंग के अंदर अनकॉन्शियस छोड़ दिया और वो सब यहाँ से बैक स्टेज चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए जब हैंगमैन और जे व्हाइट ये भी बीसीसी के स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आगे कितना मजा आता है। क्योंकि मैं देख रहा था कि आज तक काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जॉन मॉक्सली सिर्फ एईडब्ल्यू के लोअर टैलेंट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अब देखने में लगता है कि उनके रडार पर काफी बड़ा टैलेंट भी आ चुका है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर क्लूडियो कैस्नोले आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आगे शो पर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप गोल्ड लीग टूर्नामेंट के अंदर उनका मैच रिकोचेट के खिलाफ होने वाला था। और गाइस इस मैच के अंदर क्लूडियो शुरुआत से ही रिकोचेट पर अपने ताकत का इस्तेमाल कर उनके हाई फ्लाइंग मूव्स को बीच में ही रोककर उन पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जहां पर मुझे इस मैच के लिए क्राउड काफी पसंद आया। क्योंकि आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, इस मैच के अंदर तीनों लोग टकले थे, जैसे कि क्लूडियो, रिकोचेट और रेफरी रिक नॉक्स भी। और ये देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड बॉल्ड की चैंट्स कर रहा था, जिसका मतलब अंग्रेजी में टकला होता है, तो आपको पता ही होगा। और ये देखकर मैं काफी हंस रहा था। लेकिन रिकोचेट ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते हुए क्लूडियो पर अच्छे खासे हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए और लग रहा था कि शायद यहाँ पर रिकोचेट ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन उनके फिनिशर को बीच में रिवर्स कर क्लूडियो ने रिकोचेट पर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगाए और आखिरकार उन पर एक क्लोज लाइन फ्रॉम हेल लगाकर उन्हें पिन कर क्लूडियो ने यह मैच जीत लिया है, जिससे कि रिकोचेट को फिर एक बार एक काफी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होगा। लेकिन इसके बाद में रेने पेकेट बैकस्टेज में डॉन कैलस और काइल फ्लेचर का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलस ने कहा कि डॉन कैलस ने हर बार अपने पिछले क्लाइंट से काफी तगड़ा क्लाइंट ही चुना है, जैसे कि पहले उन्होंने ओमेगा के ऊपर ऑस्प्रे को चूज किया और अब काइल फ्लेचर को ऑस्प्रे के ऊपर। और यहाँ पर ये दोनों मिलकर ये चीज प्रूव कर देंगे कि काइल फ्लेचर विल ऑस्प्रे से बेटर है और ये प्रूव करने के लिए कॉन्टिनेंटल क्लासिक से बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती। जो बात यहाँ पर काइल फ्लेचर ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर काइल फ्लेचर क्या कमाल कर पाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें एडम कोल शो पर आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि सब चीजें खत्म हुई और यहाँ पर ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म कर एडम कोल आखिरकार एमजेफ को एक 1-on-1 मैच के अंदर चाहते हैं। जो बातें एडम कोल कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर क्लोमरेशन के काइल और राइली आ गए और यहाँ पर एडम कोल से बात करते हुए काइल ने कहा कि उन्हें पता है कि एडम कोल क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर एक चीज करनी है जो कि वो एडम कोल को नहीं करने देना चाहते, और वो है एमजेफ खिलाफ मैच लड़ना। और वो यहाँ पर चाहते हैं कि एमजेफ खिलाफ एडम कोल नहीं बल्कि काइल और राइली जाए, और एक कहकर उन्होंने एमजेफ को कॉल आउट कर दिया। लेकिन एडम कोल ने कहा कि एडम कोल काइल राइली की बातें सुन रहे हैं, वो अपनी फाइट्स अपने दोस्तों के भरोसे नहीं लड़ना चाहते, वो एमजेफ खिलाफ खुद जाकर ये चैप्टर खत्म करना चाहते हैं। पर काइल राइली ने कहा कि वो ये एडम कोल के लिए नहीं कर रहे, वो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के लिए कर रहे हैं। और इनके बीच में यहाँ पर बहस हो ही रही थी, कितने में टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर एमजेफ आ गए जो कि पियानो बजा रहे थे। और यहाँ पर बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि एमजेफ को इन दोनों की बच्चों जैसी लड़ाई पर फोकस करने के लिए टाइम नहीं है, और एमजेफ ने पहले ही कहा था कि उन्हें मैच देंगे
और MJF ने वो मैच दे दिया है और अब MJF इन दोनों को पीछे छोड़कर अपने अगले मैचेस पर फोकस करना चाहते हैं क्योंकि काफी जल्दी उन्हें डायनामाइट डायमंड रिंग डिफेंड करनी है। जो कहकर यहाँ पर MJF ने इन दोनों में से किसी को भी मैच देने के लिए मना कर दिया। लेकिन यहीं पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि अगर MJF अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग डिफेंड करने वाले हैं तो एडम कोल उस गॉन्टलेट मैच के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे जिससे कि वो MJF को टेक डाउन कर पाए। लेकिन एडम कोल कैसे कहती है, कायल रायल ने भी डिक्लेयर कर दिया कि वो भी उस गॉन्टलेट मैच के अंदर एंटर करने वाले हैं। और ये देखकर फिर एक बार यहाँ पर एडम कोल और कायल रायली इनके बीच में टेंशन दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है और क्या इस बार एडम कोल को MJF के खिलाफ मैच मिलता है या नहीं। लेकिन इसके बाद में शो पर रेसल डायनेस्टी इंटरनेशनल विमेंस कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए एक फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिला जहां पर जेमी हेटर क्वीन अमेरिटा को फेस कर रही थी। और इस टूर्नामेंट के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो ये मैच भी सच में एक अच्छा खासा मैच रहा है जहां पर पहली बार क्वीन अमेरिटा को देखकर ऐसा लग रहा था कि आखिरकार जेमी हेटर किसी ऐसे रेसलर को फेस कर रही है जो कि उनके अंदर से उनका बेस्ट निकाल सकती है, जिस वजह से हमें इस मैच के अंदर अच्छे खासे मूव्स और काफी बढ़िया केमिस्ट्री भी देखने को मिली। और गाइज एक के बाद एक दोनों ने एक दूसरे पर ऐसा तगड़ा अटैक किया कि लग रहा था कि प्रोबेबली दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे को हेट करती है। पर ऑल चीजें असाइड आखिरकार यहाँ पर जेमी हेटर ने क्वीन अमेरिटा पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया। पर उनके ये मैच जीतते ही यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट आई और लग रहा था कि प्रोबेबली जूलिया हार्ट यहाँ पर आ सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया और ये देखकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। पर देखते हैं कि स्टोरी आगे कैसे कंटिन्यू होती है। लेकिन इसके बाद में शो पर रेनी पिकेट बैकस्टेज में मीना शिराकावा के साथ इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर बात करते हुए रेनी पिकेट ने मीना शिराकावा से पूछा कि क्या वो सरप्राइज थी कि मराया में उनके पीछे आई। और यहाँ पर बात करते हुए मीना ने कहा कि मीना को इससे कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि वो काफी दिनों से मराया में के दोस्त थे और उन्हें पता है कि मराया में से क्या एक्सपेक्ट करना है। वो अपने खुद के मेंटोर पर टर्न हुई थी तो उन्हें अपने खुद के दोस्त पर टर्न होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मीना शिराकावा यहाँ पर सबको बताना चाहती है कि मीना मराया के लिए रेडी है, जो मीना ने कहा। और मीना के ऐसे कहते ही मराया ने पीछे से आकर मीना शिराकावा पर अपने चैंपियनशिप से अटैक कर दिया और उन पर 5-6 ब्लोज लगाकर यहाँ पर मराया ने बात करते हुए कहा कि उनके लिए कोई रेडी नहीं है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे मीना और मराया मे के बीच में क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहां पर मैं कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर गोल्ड लीग में डार्बी एलन ब्रॉडी किंग को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइज मैच के पहले ही हम देख पा रहे थे कि फुल गियर पे पर हुए एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर डार्बी एलन की हालत ठीक नहीं थी और उनके पूरी बॉडी पर काफी सारी पट्टियां लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मैच रेसल करना चाहते थे। और एज अ रिजल्ट ब्रॉडी किंग ने इस पूरे के पूरे मैच के अंदर डार्बी पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और वो डार्बी को उठा उठा कर फेंक रहे थे, जिससे डार्बी तो काफी दर्द के अंदर थे। लेकिन एक पॉइंट पर मानो ऐसा हुआ कि मानो डार्बी एलन को पेन फील होना ही बंद हो गया और उन्होंने ब्रॉडी किंग पर अच्छा खासा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और एक बार के लिए तो वो काउंट आउट के जरिए भी मैच जीतना चाहते थे, पर ब्रॉडी किस तरीके से रिंग के अंदर आ गए। और जब डार्बी फिर एक बार ब्रॉडी किंग पर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाने के लिए गए तो ब्रॉडी ने इसे एक चोकहोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। लेकिन डार्बी को चोकआउट करने के बजाय उन्होंने डार्बी पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया, जो रिजल्ट तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर ब्रॉडी किंग ने मैच जीतकर अपने लिए 3 पॉइंट्स ग्रैब कर लिए हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद क्लूडियो रिंग के अंदर डार्बी पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, जो देखकर सरप्राइजिंगली ब्रॉडी किंग रिंग के अंदर वापस आए और वो यहाँ पर डार्बी को डिफेंड कर रहे थे, जो देखकर मैं तो काफी खुश हुआ क्योंकि फाइनली लग रहा है कि डार्बी और ब्रॉडी दोनों एक सेम पेज पर आ चुके हैं। और इसी फेस ऑफ के साथ ये डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। लेकिन गाइज फुल गियर पे पर काफी सारी स्टोरीज खत्म हुई है और नई स्टोरी शुरू करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मुझे लगता है कि आपको AEW को टाइम देना चाहिए। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, जो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?